आज अब से थोड़ी देर बाद 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब प्रदेश सरकार अपना सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको दिखा देते हैं। सीएम योगी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत करेगी। ये बात अपने ट्वीट में सीएम योगी ने लिखी है। ट्वीट क्या किया है वो भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज यूपी सरकार अपना पहला पेपरलेस बजट पेश करेगी। तो केंद्र की ही तर्ज पर राज्य में भी इस बार पहली बार पेपरलेस बजट पेश होने जा रहा है। केंद्रीय बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने टैबलेट से बजट को पढ़ा था और इस बार विधानसभा के अंदर स्क्रीन लगाई जाएगी जिस पर देखकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज का बजट पढ़ेंगे। तो बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बताया है कि सभी वर्गों के लिए खास रहने वाला है ये बजट। सीएम योगी ने बजट से पहले ट्वीट किया और दूसरी तरफ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उन्होंने पूजा अर्चना की बजट की और उनके हाथ में ये जो ब्रीफ केस आप देख रहे हैं इसमें बजट मौजूद है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपको हमारे अगले डेटा सेंटर ले जाने का जहां पर हमारे सहयोगी राजेंद्र देव मौजूद है। राजेंद्र आपको बताएंगे कि पिछले बजट में युवाओं को लेकर क्या खास रहा था और वो कितना पूरा हुआ है। राजेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल आस्था। युवा, अभी वित्त मंत्री जी की बात हमने सुनी, वो कह रहे थे कि किसान और युवाओं पर बहुत खास फोकस रहने वाला है इस सरकार का। पिछली बार भी बहुत खास फोकस था आस्था और बहुत विशेष तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई और वो हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि वो क्या है। इस स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना की शुरुआत हुई थी, पिछले वर्ष के बजट में इसका प्रावधान था और इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे पिछले बजट में। इसके अलावा युवा उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत हुई थी और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। जो ट्रेंड युवा हैं, जो स्किल्ड युवा हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो सके, उनको काम मिल सके, वो आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैर पर खड़े हो सके। तो ये युवा हब के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान था और हर जिले में इसकी स्थापना की योजना थी और 1 लाख युवाओं को आज था आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था। लेकिन हमको मालूम है पिछला पूरा वर्ष कोरोना में ज़ाया हुआ, बहुत सारे उसकी वजह से चीज़ें जो है डिस्टर्ब रही हैं। तो ये देखना होगा कि आज के बजट में जब आज वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे तो उसमें वो पिछले प्रावधानों के बारे में क्या बताते हैं कि उसका कितना उपयोग हो पाया है, हो भी पाया है कि नहीं हो पाया है। ओवर टू यू आस्था। बिल्कुल राजेंद्र, तो किस तरह की उम्मीदें जो थी पिछले बजट के बाद युवाओं की रही और वो पूरी हुई या नहीं, ये जानने के लिए रुख शैलेश अरोड़ा का लखनऊ से हमारे साथ हैं और युवाओं के बीच में मौजूद हैं। शैलेश, बताइएगा, जो अप्रेंटिसशिप की बात थी, 100 करोड़ रुपए का बजट पिछले साल उसके लिए था और सबसे बड़ी बात 1 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात सरकार ने की थी। हालांकि पिछला जो पूरा साल है वो कोरोना की भेंट चढ़ा, हर सेक्टर में जो काम था वो पूरे देश की बात की जाए तो धीमी गति से हुआ या कहीं कहीं रुक भी गया। फिलहाल युवा क्या सोच रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जो बात कही अभी कि पिछले साल जो एक लंबा समय कोरोना की वजह से निकल गया, उसमें बहुत सारी गतिविधियां रुकी रही, बहुत सारी योजनाओं को अमली जमा नहीं पहना जा सका और एबीपी गंगा ने आज से लगभग 20 दिन पहले जो जानकारी दी थी बजट को लेकर के पिछले साल का बजट कितना खर्च हुआ, तो जो रिकॉर्ड कहते हैं वो ये थे कि आधा बजट खर्च नहीं हो पाया था, या तो वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली या फिर उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है उसके पीछे कोरोना काल और बहुत सी वजह रही। बहरहाल देखना होगा आगे क्या होता है। कुछ और स्टूडेंट्स युवा है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? शुभमन रंजन। आप ये बताइएगा कि पिछली बार का जो बजट था उसमें बहुत सारी स्कीम्स कही गई थी, अप्रेंटिस की स्कीम थी, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, उद्यमिता की थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई, कोरोना काल था। इस बार क्या उम्मीद करते हैं आगे क्या होना चाहिए और पुराना जो बाकी रह गया उसको लेके क्या? सर, एज ए यूथ हम ये कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आगे पिछली योजनाएं कंप्लीट नहीं हो पाई हैं और कई योजनाएं कंप्लीट भी हुई, जैसे युवा हब हुआ, अप्रेंटिस प्रोग्राम हुआ, स्किल प्रोग्राम्स डेवलप किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो सब प्रोग्राम ये इस बजट में सुचारू रूप से चल सकें और जो भी यूथ हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभ्युदय स्कीम आई, उस तरह की स्कीमें और आएँ और हमारे जैसे यूथ को प्रमोट करें, सपोर्ट करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आपका नाम? आकृति से। आप क्या कहोगे अगर हम बात करें इस बजट में एज यूथ, एज युवा के तौर पर आप क्या चाहते हो, क्या मिलना? एज यूथ मैं चाहती हूँ जैसे हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं जो कि अपने स्किल्स को मतलब नहीं जाहिर कर पाते हैं, मतलब एग्जिबिट नहीं कर पाते हैं, तो यही गुजारिश है कि ऐसा कोई योजना चलाया जाए जिससे वो लोग भी अपने स्किल्स को दिखा सके और आगे बढ़ सके। जी हाँ। आपका नाम?
बिल्कुल शैलेश, तो युवाओं आप क्या के भी कहना चाहेंगे? अपने क्योंकि, कुछ आइडियाज हैं। उनका ये कहना है कि हाल ही में जो ये अभ्युदय मिशन सरकार चला रही है, जहां पर युवाओं को फ्री कोचिंग की व्यवस्था है कुछ बड़े एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी वगैरह या फिर सरकारी नौकरियां या कुछ और आईआईटी और मेडिकल से जुड़े हुए एग्जाम, इस तरह की योजनाओं को और बढ़ाया जाना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, युवाओं को रोजगार मिले। यही तो चलिए, बजट से जुड़ी हर हलचल आगे भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं डेटा सेंटर नंबर 4, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजीव डोंडियाल। राजीव हमें बताएंगे कि पिछले बजट में शिक्षा को लेकर कितना एलोकेशन हुआ था और यूपी के कल को सुधारने के लिए उसका कितना इस्तेमाल हुआ। राजीव, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसा, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उसमें नए पंख लगाने की पूरी कोशिश की गई थी। और मैं ग्राफिक्स से जल्दी से डेटा आप लोगों के सामने रख लेता हूं, जल्दी से डेटा दर्शकों के सामने रखते हैं ताकि वो समझ सकें कि पिछली बार एलोकेशन क्या था। ये देखिए, आप तस्वीरें आप देखिए, ये ग्राफिक्स से समझाने की कोशिश करें। 2020-21 का जो यूपी का बजट था, उसमें 13.6% आवंटित किया गया था पूरे के पूरे बजट में से 13.6। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इससे तक मिड डे मील योजना की बात करें तो मिड डे मील योजना के लिए 2,660 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यह है बजट की बात, मिड डे मील की बात करें। इससे इतर सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ में 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की योजना भी थी बजट में, उसके लिए भी एलोकेशन थे, प्रावधान थे। इस बार क्या होगा ये भी हम बताएंगे, लेकिन ये देखिए, पिछले बार 2020-21 का बजट पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना थी, ये 2020-21 के बजट में एलोकेशन थी। प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना थी। ये आप ये समझ रहे हैं, 2020 और 21 का ये पूरा का पूरा मॉडल आप इस वक्त देख रहे हैं। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित थी, इस पर भी, इसको लेकर भी एलोकेशन किए गए थे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, माध्यमिक शिक्षा को और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अटल आवासीय योजना के लिए भी आवंटित किए गए और कुल 13.6% आस्था आवंटित किए गए थे। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने विस्तार से बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट के लिए कितना एलोकेशन किया गया था। बहुत बड़ा, मतलब जो ओवरऑल जो टोटल बजट था पिछले साल का, उसमें 13.6% आवंटित शिक्षा के क्षेत्र में। सीधे रुख करते हैं, शैलेश अरोड़ा का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, बताइएगा, पिछले बजट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, खासतौर पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई थी, तो ग्राउंड पे कितना काम हुआ? निश्चित रूप से देखिए, इस समय अगर हम बात शिक्षा की करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों से बात करना सबसे ज्यादा लाजमी रहेगा। और जैसा देखिए, अभी बात हुई कि कई नए विश्वविद्यालय खुलने थे, कई उनमें से कुछ को अमली जामा पहनाया गया, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो पूरे नहीं हो पाए। वजह थी कोरोना काल, क्योंकि चीजें बाधित रही कहीं ना कहीं। सीधे बात करते हैं हम हायर एजुकेशन से जुड़े हुए टीचर्स हमारे साथ मौजूद है उनसे, क्योंकि वो एक स्टेक होल्डर है इस पूरे सेक्टर के, इस सेगमेंट के। मैम प्लीज, क्या नाम है आपका? तान्या जी, ये बताइएगा कि आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और पिछली बार की बजट में भी बहुत सी घोषणाएं थी नई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को लेकर, लेकिन हो नहीं पाया उतना जितना कहा गया था। आप इस बार क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहें? सर, मेरे अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पीपल, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आगे अपनी हायर एजुकेशन करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। तो सर, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर हम लोग हायर एजुकेशन में बिल्कुल, तो जो तमाम युवा हैं या फिर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, अपनी अपनी उम्मीदें बता रहे हैं। शैलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही अलग अलग डेटा सेंटर से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। बजट पर अभूतपूर्व कवरेज लगातार जारी है और अब बारी है ग्रामीण विकास की, जो एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। अगले साल चुनाव को देखते हुए ग्रामीण विकास सेक्टर बहुत अहम माना जा रहा है। योगी सरकार का फोकस इस पर पूरी तरह से है और इस बार क्या होगा, क्या उम्मीदें हैं, उससे पहले यह जान लेते हैं कि पिछले साल बजट में ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए योगी सरकार के पिटारे से क्या निकला था। तो चलिए, स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ग्रामीण विकास के लिए पिछले साल बजट का 6.6% आवंटित किया गया था, एक अच्छी खासी रकम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख आवास दिए जाने की घोषणा की गई थी इसके तहत। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत 6,240 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में, इसके तहत 369 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे ग्रामीण क्षेत्र में। स्वच्छ भारत मिशन बेहद महत्वपूर्ण योजना, 5,791 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए हुआ था स्वच्छता मिशन के लिए। मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण रहा बीते साल, क्योंकि कोरोना में काफी लोगों को रोजगार देने का काम हुआ। 4,800 रुपए इसके लिए, करोड़ रुपए माफ कीजिए, एलोकेट किए गए थे। 35 करोड़ मानव दिवस
रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था पिछले साल, यानी आने वाले पूरे साल में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य सरकार ने रखा था। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत 458 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और जल शक्ति और नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए भी अच्छी खासी रकम रखी गई। सरयू नहर परियोजना में उसके तहत 1554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जल जीवन मिशन 3000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए। इसके अलावा बात करें मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की, तो उसके लिए 216 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने पिछले बजट में किया था। और चलिए, ये उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं, इस पर अपडेट के लिए नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नितिन, बताइएगा, बात मनरेगा की हो, सिंचाई की हो, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में कितने काम हुए? देखिए, बिल्कुल, देखिए, सबसे ज़्यादा सरकार का जो फोकस है वो किसानों पर है, ग्रामीणों पर है। ऐसा सरकार लगातार दावा कर रही है और आखिरी बजट है तो लोगों को, जब देश की राजनीति में इस समय लगातार किसान आंदोलन चल रहा हो, 90 दिन पूरे हो चुके हैं और बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है, तो क्या इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? तमाम आगरा किसान उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि सिंचाई को लेकर सरकार कह रही है कि इस बार हमने बजट बढ़ाया है, जो और लगातार जो मनरेगा है उसमें बजट बढ़ाया है, तो आपको लग रहा है कि जब 11 बजे बजट पेश किया जाएगा तो कुछ ऐसा पैसा आएगा जो आगरा के विकास में लगेगा? किसानों की किसानों की जिंदगी नहीं सुधरने वाली। नहरों में पानी नहीं है, पानी के लिए तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी इंजीनियर हैं उनसे लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब तो पानी आता है। और पानी ट्यूबवेल से निकलता है, उसके डीजल के रेट 100 रुपए के रेट वाकई में बहुत ज्यादा। इस समय खेतों में फसल खड़ी हुई है और ट्यूबवेल से पानी देना है तो डीजल महंगा है। बिल्कुल, सीधा तो सीधा किसानों के भी अपने मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं और अभी जो हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, हर तरफ से यही मांग आ रही है कि इस पर सरकार कुछ राहत दे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जारी है बजट की बात और उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है लखनऊ में। सीएम आवास पर सभी मंत्री पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले वहां हलचल तेज थी और अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें इस बजट को अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इसको सुबह 11 बजे पेश करेंगे। 1 घंटे 6 मिनट का वक्त रह गया है। 1 घंटे 6 मिनट बाद यूपी का बजट शुरू हो जाएगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को विधानसभा में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम आवास पर कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है।